मेलिटोपोल पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन का ये शहर अभी रूस के कब्जे में है। मेलिटोपोल में हाई मार्स रॉकेट से हमला किया गया है। यूक्रेन का दावा यह है कि इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट्स है कि मेलिटोपोल में 10 से ज्यादा धमाके हुए हैं। इसके साथ ही खेरसोन को रूस के कब्जे से आजाद कराने के बाद मेलिटोपोल में यूक्रेन का ये बड़ा हमला है। ज़ेलेंस्की के हमले आपने देख लिए और ऐसे ही अटैक को रोकने के लिए पुतिन ने फिर से तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन का एक दोस्त इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पुतिन की डिफेंस पार्टनरशिप पर हैरान करने वाली बात पता चलेगी। रूस और ईरान के बीच कौन सी बहुत बड़ी सीक्रेट डील हो रही है? आखिर ईरान और रूस के बीच ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका बौखला गया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने अब युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया? यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इन सवालों के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसी को लेकर अब अगली जंग का सीन क्रिएट किया जा रहा है। एक बहुत ही आधुनिक फाइटर की डील पर बात हो रही है, जिसकी रेंज अमेरिका को परेशान कर देगी। एक नए ड्रोन पर सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। जो सबसे ज्यादा घातक साबित होगा। टारगेट पर कई अड्डे होंगे और साथ में एक ऐसी मिसाइल जिससे 3 देशों को खतरा है, वो पुतिन को मिल सकती है। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। ऐसी बहुत सी चर्चा व्हाइट हाउस में हो रही है। पेंटागन नए नए प्लान बना रहा है। बाइडेन को सबसे बड़ा खौफ इस वक्त रूस से नहीं बल्कि ईरान से बहुत खतरनाक डर सताने लगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। इस रिपोर्ट में आपको पुतिन और ईरान की बहुत ही सीक्रेट संबंधों के बारे में पता चलेगा। इस रिपोर्ट में आपको बाइडेन के सामने खड़े सबसे बड़े खौफ का पता चलेगा। इस रिपोर्ट में आपको अगले युद्ध की लोकेशन के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले अमेरिका के खौफ की बात करते हैं, क्योंकि यही इस खबर की बुनियाद है और इसी खौफ ने अमेरिका के दोस्तों को भी डराया हुआ है। अमेरिका को डर है कि रूस अब ईरान को ऐसे ऐसे नए हथियार दे रहा है जो खाड़ी के इलाके पश्चिम एशिया में अमेरिका और उसके मित्र देशों को मुश्किल में डाल सकते हैं। अमेरिका इसे ईरान और रूस की सबसे खतरनाक डिफेंस पार्टनरशिप कह रहा है। इसमें ईरान को रूस से नए फाइटर जेट मिलेंगे, नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, नए हेलीकॉप्टर भी ईरान के पास आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रूस को ईरान की तरफ से शायद ड्रोन मिला तो उन्होंने उसका खूब फायदा उठाया। ईरान एक तरह से रूस का ड्रोन सप्लायर बन गया। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार यूक्रेन पर पड़ी और ये बात ज़ेलेंस्की बार बार बताना चाहते हैं कि ईरान के ड्रोन ने उनके फौजी अड्डों से लेकर सामरिक ठिकानों और सिविलियन टारगेट्स पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами, Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. रूस ने ईरान की ड्रोन वाली मदद क्यों की, अब इसे डिटेल में समझिए। रूस को शायद 136 ड्रोन इसलिए मिले क्योंकि रिपोर्ट है कि रूस अब ईरान को अपना आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 35 दे सकता है। रूस में ईरान के फाइटर पायलट को सुखोई 35 पर ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है।
और अब ईरान को 1 साल के अंदर इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी मिल सकती है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके मुताबिक शुरुआत में ईरान को रूस से 24 सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। तादाद तो इनकी कम लगती है, लेकिन ऐसे फाइटर जेट ईरान की एयरफोर्स को गजब की ताकत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। सुखोई 35 का इस्तेमाल रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ भी कर रहा है और लॉन्ग रेंज टारगेट्स के अलावा एयर डोमिनेंस में भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट के मुकाबले में यूक्रेन के पास भी कुछ नहीं है और इसे रोकने के लिए ज़ेलेंस्की फिलहाल नेटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की एयरफोर्स को रोकने में उन्हें कामयाबी भी मिली है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अब तक 280 से ज्यादा फाइटर जेट मार गिराए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो पुतिन के 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी गिरा चुका है। ये ज़ेलेंस्की की फिगर है कि वो रूस की करीब 600 क्रूज मिसाइल को भी टारगेट कर चुके हैं और ज़ेलेंस्की तो आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने पुतिन की कितनी क्रूज मिसाइल गिराई। यूक्रेन की फौज तो उन्हें एक मिसाइल का अपडेट दे रही है ताकि ज़ेलेंस्की का हौसला भी कायम रहे। Шановні українці, звітую про сьогоднішній день. Головний результат – 70 російських ракет пройшло, більшість збито. Калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці. Дякую і партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним. पुतिन जब भी ज़ेलेंस्की पर हमला करते हैं तो वो उसका वीडियो जरूर बनाते हैं। देखिए पुतिन के मिसाइल अटैक की एक छोटी सी क्लिप। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए। जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर थे, वहां के कई ठिकाने थे। ज़ेलेंस्की के बंकर में अंधेरा रहे। यही पुतिन का एजेंडा है। पुतिन ने क्या क्या किया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको पुतिन की पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ जाएगी। पुतिन का जो गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूट रहा है उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका है। इनसे ज़ेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कलिब्र मिसाइल और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं। दोनों हथियार 10 अक्टूबर के बाद से ही लगातार यूक्रेन में हमले कर रहे हैं और खेरसॉन हारने के बाद पुतिन ने इनके हमले और बढ़ा दिए हैं। इसमें कलिब्र क्रूज मिसाइल के हमले तो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए। इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन से पुतिन ने कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर कयामत बरसाई। कलिब्र हर तरफ से लॉन्च की गई, बॉमर से लॉन्च की गई, समंदर से लॉन्च की गई और लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी गई। काला सागर से उठे इन मिसाइलों के बवंडर ने कीव को पूरी तरह हिला कर रख दिया। परमाणु हमले जैसे खतरे को देखते हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो में पनाह लेने लगे। लेकिन अब रिपोर्ट है कि रूस के पास शाहिद ड्रोन खत्म हो गए हैं या खत्म होने की कगार पर है और यही वजह है कि रूस को चाहिए नई ड्रोन की गेम जो से ईरान ही सप्लाई कर सकता है। लेकिन क्या ये रूस का धोखा है और पुतिन सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? यूक्रेन का दावा है कि ईरान ने रूस को 1700 शाहिद 136 ड्रोन सप्लाई किए। इनमें से 400 का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया गया और यूक्रेन का दावा है कि उनमें से 350 मार भी गिराए गए। यानी अब भी रूस के पास 1000 से ज्यादा ऐसे ड्रोन मौजूद हैं। Мова про те, що якщо будуть відновлювати, то ще питання, чи будуть відновлювати потрібно мати з чого, мати як, можливо, донорство буде запроваджено, з інших літаків знімати, щоб ставити ці, але це безумовно дуже гарні новини, тому що
Якщо виходить з ладу 1-2 літаки, ну може ще якимось чином вийдуть ще кілька літаків, то це їхні спроможності зменшує. Зрозуміло, що завдання таких масованих ракетних ударів. लेकिन अमेरिका और यूक्रेन के लिए इससे भी डराने वाली बात यह है कि ईरान अब रूस को नई मिसाइल सप्लाई कर सकता है और इस मिसाइल के आने के बाद न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूरोप को भी खतरा पैदा हो जाएगा। नई रिपोर्ट ये है कि रूस को जल्द ही यूक्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। ये है ईरान की फतह 110। ऐसी फायर पावर, ऐसी तबाही लाने वाली ताकत, दुश्मन के दिल में खौफ भर देने वाले धमाके। फतेह 110 सबसे खतरनाक पैकेज कहा जा सकता है। फतेह 110 कैसे दुश्मन को तबाह करती है, इसकी पूरी डिटेल जानने से पहले ज़ेलेंस्की के दिल में ईरान के हथियारों का खौफ देखिए, क्योंकि इससे आप यूक्रेन के ऊपर रूस और ईरान के हथियार वाले गठबंधन का खतरा बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। It continues to become clear that Iran has become Russia's top military backer, and you've seen us speak to this over the course of the past few months. But since August, Iran has transferred several hundred UAVs to Russia, and Russia has been using these UAVs to attack Ukraine's critical infrastructure and kill Ukrainian civilians. And Russia has been using Iranian UAVs to strike Ukraine's energy infrastructure, depriving millions of Ukrainians of light, heat, and critical services. ईरान के चाहे ड्रोन हो या उसकी मिसाइल हो, इसका तोड़ निकालना अमेरिका के लिए आसान नहीं रहा। ये बात साबित हो चुकी है। ईरान करीब 3 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखा चुका है, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। इस हमले के बाद का खौफ कैसा था, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका की 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन चुनकर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। ये फायर पावर देखकर पुतिन भी बेहद खुश हुए और अब उनकी नजर ईरान की इस मिसाइल पर है। दरअसल पुतिन ने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के बिजली घरों को टारगेट किया है, ताकि ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। वो अब ईरान की नई मिसाइल को आजमाना चाहते हैं। К проведению на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. ज़ेलेंस्की की तरह पुतिन रोज बयान जारी नहीं करते, न ही सेल्फी वाले वीडियो बनाते हैं। वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो एक पुख्ता प्लान बनाने या उसे अंजाम पहुंचाने वाले भरोसे के साथ बात करते हैं। इसलिए अब ज़ेलेंस्की के लिए अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पुतिन तीसरी आंख खोलकर रोज ज़ेलेंस्की को शॉक एंड एव वाला छोटा छोटा ट्रेलर दिखा रहे हैं। ईरान से मिल रही मदद ने रूस का काम आसान कर दिया है और ये बात अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रही है। It continues to become clear that Iran has become Russia's top military backer, and you've seen us speak to this over the course of the past few months. But since August, Iran has transferred several hundred UAVs to Russia,
and Russia has been using these UAVs to attack Ukraine's critical infrastructure and kill Ukrainian civilians. इससे पहले ये भी रिपोर्ट आ चुकी है कि ईरान की स्पेशल फोर्स यूक्रेन में रूस की मदद कर रही है। अगर ईरान की फौज यूक्रेन में है और वो इस युद्ध में आगे के मोर्चे पर लड़ रही है, तो सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध के फैलने का है, क्योंकि इस बात से तो सब वाकिफ है कि यूक्रेन की मदद नेटो की फौज कर रही है। ऐसे में यूक्रेन की जमीन एक ऐसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसमें खून की छींटें अगर यूरोप या फिर रूस के शहरों की तरफ पड़ी तो इसके विश्व युद्ध में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल पुतिन खेरसोन में मिली हार का बदला ले रहे हैं। उनका गुस्सा पहले क्राइमिया ब्रिज वाले अटैक पर भी उतरा था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि क्राइमिया ब्रिज पर हमला ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर किया गया, इसलिए उन्होंने ज़ेलेंस्की के बंकर को तबाह करने की ठान ली है। बस रूस की फौज नए हथियार और पुतिन के ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही है।